देखिए वर्णमाला आप पढ़ चुके हैं और दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वर्तनी। वर्तनी आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, लेकिन एक इसके बदले का अंग्रेजी का शब्द खूब जानते हो। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पेलिंग, ठीक। और अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसको बोलते हैं हिज्जे करना, और हिंदी में बोलते हैं बर्तनी। तो बर्तनी में अशुद्धियां आती हैं। आपका एक प्रश्न ऐसा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही लिखा है, कौन सा शब्द गलत लिखा है। होता क्या है, जब हम भाषा सीख रहे होते हैं तो हम बीच में कुछ स्टेप्स को सीख के छोड़ के भाषा सीख लेते हैं, बस वहीं त्रुटियां होने लगती हैं। स्टेप्स कैसे सीखते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं भाषा सीखने की तो सबसे पहले हम ओलम सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। वर्णमाला सीख ली, उन वर्णों का उच्चारण करना सीख दिया, उसके बाद सीधा हम शब्द सीखने लगते हैं। और शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, उनके नियम क्या होते हैं, ये हमें नहीं सिखाए जाते। तो वहां से गलती होना शुरू होती है, फिर वो गलती होना बंद ही नहीं होती। दूसरा एक और कारण है कि कुछ उच्चारण अस्पष्ट होते हैं, मतलब सीधे नहीं होते हैं। अस्पष्ट उच्चारण के कारण हमसे एक और गलती होती है, फिर उन उच्चारणों का कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ शब्द कॉमनली इतनी बार गलत लिखे हुए हम पढ़ते और सुनते हैं कि उन्हें हम गलत वालों को ही सही मान बैठते हैं। जैसे ट्रकों में आशीर्वाद लिखा होता है, दरअसल वो आशीर्वाद लिखा होता है, लेकिन वो इतनी बार निगाहों के सामने आता है, हमें लगने लगता है कि यही वाला तो सही है, वो गलत है ही नहीं, हमें ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब परीक्षा दृष्टिकोण से आप किसी शब्द को देखते हैं तो वो शुद्धतम रूप में होना चाहिए, सबसे शुद्ध रूप में होना चाहिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बर्तनी, यानी कि हिंदी में जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो स्पेलिंग को सही कैसे लिखा जाए उसके भी कुछ नियम होते हैं। और संभवतः ये आप पहली बार पढ़ेंगे, बर्तनी के भी नियम होते हैं, ये आप पहली बार पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है बर्तनी, और आज हम सीखेंगे क्या कि उच्चारण शुद्ध कैसे करें और लेखन शुद्ध कैसे करें। हालांकि उच्चारण का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी परीक्षा ओरली तो होनी नहीं है, बोल के तो दिखवाया नहीं जाएगा, विकल्प दिए जाएंगे, लिखा हुआ दिया जाएगा और उस लिखे हुए में से आपको उत्तर देने हैं, ठीक। लेकिन कारण यह है कि जब आपके उच्चारण ही सही नहीं होंगे, जब उच्चारण ही सही नहीं होंगे तो आपका लेखन सही होने की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी कि लेखन गलत होगा, क्योंकि आप जैसा कहते रहेंगे वैसा ही आप लिख भी देंगे, ये देखेंगे, ठीक। तो एक एक करके हम देखते हैं कि वर्तनी में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है कि जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में आते हैं उन्हें उस क्रम में लिखना ही वर्तनी है। मतलब जो जैसे आए उसे वैसे ही आना चाहिए, जो जिस तरह से आए उसे वैसे ही आना चाहिए। अगर वैसे ही आ रहा है तो वर्तनी सही है। वर्तनी लेखन में अक्सर त्रुटियां हो जाती हैं, इस अध्याय में हम उन त्रुटियों का सुधार सीखेंगे। सबसे मुख्य बात कि हम एक तो ये सीखेंगे, इस चैप्टर को अगर क्लियर करना है तो जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारा उच्चारण सही हो। अगर हम सही उच्चारित करना सीख लेंगे किसी शब्द को तो निश्चित है कि हम लिखना भी सही सीख लेंगे। ज्यादातर त्रुटियां हमारी इसलिए होती हैं क्योंकि हम बोलते ही गलत तरीके से, ठीक। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, जाने कब से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या है, स्थान। तो गलत बोल रहे हैं इसको, ये स्थान है ही, स्थान तो ये है, तो फिर हम इसको सही कैसे बोल रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो कि सबसे पहले ही आधा अक्षर आ जाए, आधा अक्षर होने का मतलब आप वर्णमाला में सीख चुके हैं कि उसमें से छोटा आ निकाल दिया गया, ऐसे ही तो हुआ है। व्यंजनों की खासियत ये थी कि ये बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते, मतलब अगर अक्षर आधा है तो वो बोला ही नहीं जा सकता, उसके लिए स्वर चाहिए। स्वर लगाएंगे तब वो पूरा होगा, तब उसका उच्चारण बनेगा। तो अब वाकई में समस्या है कि अगर ई हटा दे तो फिर कैसे बोलें। स्थान नहीं, फिर सा निकल ही नहीं रहा, अगर ई हटा दें तो सा निकल ही नहीं रहा। दरअसल हमारा जो क्षेत्र है वहां ई की बाहुल्यता रहती है थोड़ी, ई का उपयोग ज्यादा करते हैं। आप थोड़े आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद साइड में जाएंगे तो वो इसको स्थान नहीं पढ़ेंगे,
स्थान बोलेंगे, और ये ठीक भी है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि स्थान बोलेंगे तो स्थान लिख भी देंगे धोखे में, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम आज सीखेंगे एक एक करके, और एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे ताकि वो स्थायी रहे, लंबे समय तक हमें याद रहे। तो पहली चीज कि वर्तनी क्या है? वर्तनी ये है कि किसी शब्द में जिन वर्णों का, अक्षरों का आप उपयोग कर रहे हैं उनका अनुक्रम ठीक है, यही वर्तनी है। अनुक्रम सही रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, कम ज्यादा का उपयोग नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अगला देखो। अब सबसे पहली और सामान्य सी कमी है कि हम कुछ वर्णों को लिखते ही गलत तरीके से, तो पढ़ने की तो बात ही छोड़ो, हम लिख ही गलत जाते हैं। बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम गलत तरीके से लिख ही जाते हैं। उन वर्णों में कुछ वर्ण आते हैं, सबसे पहला तो आता है आ। ऐसे ही लिखते हैं या इससे कुछ कम ज्यादा? ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये आ गलत लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा है। अब दिमाग में है कि इससे भी सही कहां से लाएंगे, तो ठीक है लिखा है, बिल्कुल सही है, इससे बढ़िया कहां से ला सकते हैं? तो याद रखिए, जो भी ऐसे वर्ण हैं जिनमें आ जैसा बनता है, ठीक, उनमें जो पड़ी पाई है, मतलब ये वाला जो डंडा है, ये मध्य में नहीं लगता, मध्य से थोड़ा सा नीचे लगता है। हमने इसमें क्या किया? बीचों बीच में लगा दिया, देखो, बिल्कुल बीचों बीच में, जहां पे दोनों चूल्हे मिल रहे हैं हमने बिल्कुल वहां पे लगा दिया। वहां पे नहीं लगना चाहिए, कहां लगना चाहिए? उससे थोड़े नीचे। दूसरा ये है कि जब भी आप आ बनाते हैं तो दोनों चूल्हे एग्जैक्टली बराबर नहीं होते हैं, ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर दूरी के हिसाब से देखें तो डंडा बीच में ही लगेगा, लेकिन जो बीच में ज्वाइंट है वहां पे नहीं लगेगा, उस ज्वाइंट से थोड़े नीचे लगेगा। ऐसा ही यहां है, देखिए, आ ओ और औ में पड़ी पाई को मध्य के बजाय थोड़ा नीचे लगाया जाता है, यानी ऐसे आप आ लिखेंगे और यहां लगाएंगे, ये सही तरीका है। ठीक है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा, ऊपर वाला थोड़ा छोटा, और डंडा नीचे वाले में थोड़े नीचे लगाएंगे, ये आ लिखने का तरीका है। हालांकि ये गलती भी चल जाती है, चलो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरी एक बड़ी गलती करते हैं खा लिखते समय, ये मैं पीछे एक दिन बता भी चुका हूं। खा लिखते समय हमसे गलती क्या होती है? हम खा को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते, इवन हम ऐसे लिख देते हैं। अगर इसको सही से देखें तो खा दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा रा और वा, ऐसे तो दिखेगा। तो जब भी खा लिखा जाए तो खा लिखा जाना चाहिए बंद, इस तरह से, ठीक, वो रा नहीं है, रा जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रा है, तो ये बंद होना चाहिए बिल्कुल। या ये मानो, और आसान कर दूं, या बनाते हैं आप, या बनाते हैं, या है ये, बस इसी में थोड़ा एक चीज और बढ़ा देनी है, वो सही खा है। तो दो गलतियां लिखते समय अब आगे से याद रखनी है। एक, आ से संबंधित गलती कि आ में जो पड़ी पाई लगती है वो बिल्कुल बीचों बीच में नहीं लगेगी, जहां दोनों चूल्हे मिलेंगे वहां नहीं लगेगी, उससे थोड़े नीचे लगेगी। एक तो ये आ लिखने की गलती, आ लिखने की गलती का मतलब आ में भी गलती होगी, बड़े आ में भी होगी, ओ में भी होगी, औ में भी होगी, अंग में भी होगी, आह में भी होगी, इतनी जगह वही गलती होगी सेम। ठीक, फिर दूसरी गलती कहां करते हैं? खा लिखते समय, तो खा लिखते समय याद रखेंगे। फिर तीसरी गलती, तीसरी गलती जनरली घा लिखने में होती है। घा में जो ऊपर डंडा लगता है वो पूरा लगता है, बीच में गैप नहीं होता। घा और धा में इस बात को याद रखना है। घा और धा में क्या याद रखना है? जब आप घा लिखेंगे तो घा में इस तरह से पूरा डंडा लगेगा, और जब धा लिखेंगे तो धा में इस तरह से लगेगा। इसका अपना एक रूल होता है, याद रखिएगा। जब भी कोई ऐसा वर्ण आप लिखते हैं जिसके ऊपर वाला हिस्सा गोल होता है, गोलाई लिए होता है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, धा भी होता है, भा भी होता है, था भी होता है, ये सब होते हैं। तो इन सभी में उस गोलाई वाले हिस्से को छोड़ दिया जाता है, फिर डंडा लगाया जाता है। ये बात याद रखेंगे, पूरे पे नहीं होगा,
उस गोलाई वाला, जितना गोलाई का ऐसा है उसको छोड़ दिया जाता है, फिर डंडा लगाया जाएगा। इसमें मैंने कुछ वर्ण भी लिख दिए हैं। कहाँ लिखे हैं? ये लिखे हुए हैं। ठीक, क्योंकि टाइपिंग में हो सकता है साफ साफ स्पष्ट ना समझ में आ रहा हो, लेकिन ये याद रखो कि जब भी आप था लिखेंगे तो था आपने इस तरह से लिखा, इस तरह लिखने के बाद ऐसे डंडा नहीं करेंगे। ठीक, था लिखते समय याद रखेंगे ऐसे करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाएगी। ठीक, था के बाद भा आता है तो भा भी ऐसे लिखेंगे इस तरह से। भा के बाद सा आता है, इसमें भी ऐसे गुंडी है तो ऐसे लिखेंगे इसको, इसको भी ऐसे कट नहीं कर देंगे। ठीक, फिर छा आता है, छा की भी यही स्थिति, तो इस पे डंडा लगाएंगे। ठीक, और फिर आता है स्रा, स्रा में भी यही स्थिति है। ठीक, यहां डंडा लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब इनके अलावा एक जगह और हम गलती करते हैं, और वो गलती बहुत परेशान करती है जनरली। जो हम संयुक्ताक्षर लिखते हैं उन संयुक्ताक्षरों में बहुत गलती होती है। ये संयुक्त वाले अक्षर हैं, दो दो अक्षर एक ही में मिले हुए हैं। जनरली ऐसा लिखने पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जो आधा है उसको पूरा समझ लेते हैं और जो पूरा है उसको हम आधा समझ लेते हैं। जैसे दद लिखा है ये, ठीक, इसमें हमें दिख क्या रहा है? हमें दिख रहा है दा पूरा है और धा आधा है, वो उसके नीचे लटका हुआ है, जबकि है इसके विपरीत। आधा है इसमें दा, पूरा है इसमें धा। तो अगर हो सके तो हम इस तरह के लेखन को बंद कर दें। हालांकि अब एनसीईआरटी की आप नई किताबें देखेंगे तो एनसीईआरटी ने ये निश्चित कर लिया है कि वो इस तरह के अक्षरों का उपयोग अब नहीं करेंगे, वो टूटे हुए अक्षरों का उपयोग करेंगे। जो आधा अक्षर है उसको हलंत लगा के यूज कर लेंगे वो। ठीक, जैसे ये दद है इसकी जगह पे इस तरह से वो यूज करेंगे, दा बनाएंगे, हलंत लगाएंगे और धा पूरा बनाएंगे, ताकि पढ़ते समय बच्चे को ये पता लग सके कि इसमें आधा कौन है, इसमें पूरा कौन है। इसमें तो आधे जीवन भर मास्टर ही इमला बोलता है तो ये कहता रहता है कि देखो दा पूरा बनाना, उसके नीचे धा लटका देना आधा, जबकि वो है ही नहीं, वो गलत है। ये द, इसमें भी दा आधा है, वह पूरा है। दिख क्या रहा है यहाँ? यहाँ उल्टा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि भाई दा पूरा है वह आधा है। एक ये विद्यालय लिखते हैं इसको, इसका यूज करते हुए, तो यहाँ पे द और या है, समझ ही नहीं आते कि इसके भीतर द और या है, तो ये गलती होती है। एनसीईआरटी को निर्देश दिए गए हैं और एनसीईआरटी अब ऐसा कर भी रही है कि अब आप एनसीईआरटी की किताबों में द्वारा लिखा देखेंगे। क्या लिखा देखेंगे? द्वारा। पहले आप ज्यादातर द्वारा लिखा देखते थे इस तरह से, अब वो ऐसे नहीं लिखा होगा, अब आपको इस तरह से द्वारा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब आपको विद्यालय इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और ये सब क्यों किया गया? ताकि बच्चे के लेखन, पठन और उच्चारण तीनों में सुधार लाया जा सके। ठीक, उस सुधार लाने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है। ठीक, तो ये सारे नियम क्लियर हुए। पहला आ आपको सही लिखना है, कैसे करके सही लिखना है? जो पड़ी पाई है वो मध्य के थोड़े नीचे रहेगी। दूसरा, खा लिखते समय जो रा जैसा आप बनाते हैं वो टच होना चाहिए खड़ी पाई में, अगर टच नहीं है तो वो रब जैसा दिखेगा। ठीक, तीसरा हमने ये देखा कि जिनकी भी ऊपर गोलाई लिए हुए अक्षर होते हैं उनपे ऊपर वाला डंडा पूरे में नहीं लगाया जाता, उस गोलाई को छोड़ के फिर जो हिस्सा बचता है उस पे लगाया जाता है। और एक नियम हमने ये देख लिया कि जब हम संयुक्ताक्षर लिखते हैं तो संयुक्ताक्षरों को एक दूसरे में जोड़ के नहीं लिखेंगे। और एक चीज और लिखते हैं हम, कहीं लिखे हमें लिखना हो सट्टा तो हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक, या हमें लिखना हो गड्ढा तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, ना कि इसके नीचे ऐसे लगा देना चाहिए। ठीक, तो जो डबल डबल अक्षर करते हैं उन्हें हमें तोड़ के लिखना चाहिए ताकि चीजें स्पष्ट हो सकें, तो हमारा उच्चारण और बेहतर हो जाएगा। अगर उच्चारण बेहतर हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि फिर हमारी वर्तनी में होने वाली त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो जाएगी, नहीं भी होगी, ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब दूसरा देखो, उच्चारण में आ और ई का भ्रम, ये भ्रम ही है सारे, मतलब हमें दिख कुछ और रहा होता है, होता कुछ और है, तो ये भ्रम है। भ्रांतिमान अलंकार कह सकते हैं, भ्रम रहता है, गलत गलत कर जाते हैं हम। ये कुछ शब्द हैं, देखो इन सब शब्दों को पढ़ो, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वही है ये, इन सारे शब्दों को पढ़िए। हाँ, आप पढ़ेंगे स्थान, स्मारक, स्तूप, स्कूल, स्थाई। अब ये तो थोड़ा सही है, इसको स्रोत पढ़ देंगे, स्रोत पढ़ देंगे।
अगर स्रोत पढ़ देंगे तो त्रा गायब कर रहे हो, अगर स्रोत पढ़ रहे हो तो त्रा गायब कर रहे हो, नहीं तो स्त्रोत पढ़ रहे हो तो ई फालतू ला रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मतलब जैसा लिखा है वैसा पढ़ नहीं रहे हो। स्पर्श, इसमें भी ई ला रहे हो। दरअसल इसमें क्या है, आदि में आ अथवा ई का भ्रम होता है, इसे झटके के साथ बोलने से भ्रम से बचा जा सकता है। अब इसको कैसे निपटाएंगे? जनरली हमारे यहाँ ई का भ्रम होता है, आप इलाहाबाद साइड में चले जाएंगे, पूर्वांचल में चले जाएंगे, पूर्व में चले जाएंगे तो आ का भ्रम होता है, वो लोग इसको अस्थान अस्त्रोत ऐसे पढ़ते हैं, तो फिर गलत है। बात क्या है, अब इसको बोलते समय ऐसे बोला जाएगा तो फिर आप लिखेंगे कैसे? अगर आप आ या ई करके बोल रहे हैं तो निश्चित है कि लिखने वाला भी अपने लेखन में उसको आ या ई समझ के वो भी लिख दे, वो लिख देगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक चीज है कि जो आप अतिरिक्त वर्ण बोल रहे हैं, यानी एक अतिरिक्त स्वर बोल रहे हैं, या तो आ बोल रहे हैं या ई बोल रहे हैं, तो आप जिसे भी बोल रहे हैं उसे झटके के साथ बोलें, थोड़ा गैप देके, जैसे यति बताई थी उस तरह से थोड़ा गैप दे करके उसको बोले तो समझने लिखने वाले को ये समझ लेना चाहिए कि गैप दे के बोले तो आगे वाला है नहीं, मतलब बोलने के लिए बोल रहा है, आगे वाला है नहीं। जैसे अस्त्रोत, अस्त्रोत तो फिर थोड़ा गैप, फिर इस तरह से झटके के साथ बोलने से इससे बचा जा सकता है। उसके बाद ई की मात्रा को लेकर समस्या होती है। जनरली लास्ट में जब छोटी ई की मात्रा आती है, कोई शब्द है उसके आखिरी वाले वर्ण पे छोटी की मात्रा चढ़ी है, तो हम बोलते समय उसको ऐसे बोल जाते हैं जैसे कि बड़ी की मात्रा चढ़ी है, तुम्हारी गति सही नहीं है, तो गति होता ही नहीं है, सही शब्द गति होता है। तो इस उच्चारण को भी हमें ध्यान रखना है, जनरली ये गलती होती है, नीति सही नहीं तुम्हारी, इस तरह से कह देते हैं, मति गति रीति बुद्धि नीति आदि में ई के बजाय ई का भ्रम होता है, इसके उच्चारण का ध्यान रखा जाना चाहिए। बुद्धि को तो जनरली बुद्धि ही बोलते हैं, और बुद्धि ही बोलेंगे तो फिर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर मात्रा काय की लग जाएगी, बड़ी की लग जाएगी, बड़ी की लग जाएगी तो शब्द गलत हो जाएगा। तो छोटी की मात्रा नॉर्मली तो आप सही करेंगे, लेकिन गलती कहां करेंगे? गलती होने की संभावना रहती है जब अंतिम वर्ण पे, किसी शब्द के अंतिम वर्ण पे छोटी की मात्रा हो, तो जनरली उच्चारण में एक गलती करते हैं कि हम उस छोटी ई को ई के बजाय ई पढ़ जाते हैं, और ई अगर पढ़ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि फिर ई लिख भी जाएंगे, लिखने की भी संभावना बढ़ रही है, लिखने की संभावना बढ़ रही है तो मतलब फिर आप गलती कर रहे हैं, तो इस बात को भी याद रखना है। फिर ये कुछ शब्द हैं, स्त्री प्यास ध्यान ज्ञान आदि के प्रारंभ में ई ना होने पर भी ई का भ्रम होता है। आगे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें अनावश्यक रूप से ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें ई होती नहीं है, लेकिन चूंकि हम ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, और जब हम बोलते रहते हैं तो हमारी गलती होती है, और जनरली जो गलत है वही हमारी आंखों को सही जैसे लगने लगते हैं। ठीक, पहला शब्द बहुत पूछा जाता है, बहुत गलत होता है, कभी सही शब्द इसका बोलते ही नहीं, इसको अहिल्या ही बोलते हैं, और सही शब्द है अहल्या, ई है ही नहीं उसमें, ई है ही नहीं, हम लगा रहे हैं, जबरदस्ती लगा रहे हैं, ई का कोई अतई पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी ई लगाए जा रहे हैं, ई लगाए जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या है? सही शब्द है अहल्या, नॉट अहिल्या, अहिल्या नहीं है, अहल्या सही शब्द है। दूसरा, ये रोजमर्रा वाले शब्द हैं जिनको रोज गलत बोलते हैं, छिपकली, तो छिपकली होती नहीं, किली नहीं कली होती है, छिपकली। ठीक, सही शब्द क्या है? छिपकली, छिपकली उसका नाम है। ठीक, ये शब्द भी खूब गलत बोलते हैं, फिजूल, फिजूल में खर्च कर रहे हो, तो फिजूल होता ही नहीं है, फजूल होता है शब्द। ठीक है, फजूल, फजूल उर्दू का है, फजूल शब्द है। फिर प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं, दर्शन से बना है तो दर्शनी होना चाहिए, दर्शन से बना है दर्शनी होना चाहिए, ई कहां से आ गई उसमें बीच में, होनी नहीं चाहिए। क्या शब्द सही है? प्रदर्शनी। फिर उसके बाद ये भी खूब गलत बोलते हैं, द्वारिका होता ही नहीं है, द्वारका होता है, द्वारका सही शब्द है। बोले वापिस आए तुम, जबरदस्ती ई घुसाए जा रहे हैं उसमें, जबकि ई है ही नहीं कहीं, वापिस आए ही नहीं, क्या है? वापस आए, वापस आने की जरूरत ही नहीं है। फिर पहला है, पहला नंबर आया उसका, तो पहला नहीं आया, हाँ पहला आया। और एक और समस्या करते हैं, एक ही मात्रा और ले आते हैं। अगर कोई सही भी बोलता है, मतलब इसको आप ज्यादा सही कहेंगे, वो ऐसे बोलेगा जो ज्यादा सही बोलेगा, वो पहला बोलेगा, पहला, हाँ पे एक ही मात्रा है नहीं है, फिर भी बोले जा रहे हो उसको। सही शब्द क्या है? उच्चारण करो, फिर पहला कह रहे हो,
पहला कह रहे हो मतलब ये कह रहे हो, ये भी तो गलत है। पहला कह रहे हो तो वो कह रहे हो, वो भी गलत है। ये पहला है, पहला, ठीक, पहला, नॉट पहिला, पहला, पहला, ठीक। सही शब्द क्या है? पहला है। देखो मेन चीज है वर्तनी में, जितना आप उच्चारण सुधार लेंगे, जितना आप अपने बोलने का तरीका सुधार लेंगे, उतना ही उच्चारण बेहतर होगा और उतना ही आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। जब उच्चारण ही गलत, अच्छा किसी चीज को आप गलत बोलते ही चले आ रहे हो तो सही लिखने की संभावना कितनी बचेगी? ना के बराबर, संभावना रहेगी ही नहीं। आप जब गलत बोल रहे हो तो निश्चित सी बात है कि आप लिखने में भी वही गलती करोगे। आगे को कुछ नियम देखो, एक और जगह समस्या होती है वो समस्या होती है उच्चारण में उ और ऊ का भ्रम। ऊ होता नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसे बोलते हैं जैसे कि उसमें ऊ हो, ठीक। और ऐसा खासकर तब होता है जब किसी आधे वर्ण के बाद उआ जोड़ा जाता है। किसी आधे वर्ण में, जैसे सा में आधा वर्ण उआ जोड़ दें, आधे वर्ण में आधे सा में उआ जोड़ दें, ऐसा जब भी करेंगे तो हम ऊ को बोल जाते हैं उआ की जगह पे। उआ नहीं बोलते बल्कि उआ की जगह पे ऊ बोल जाते हैं, और ये गलती होती है। ये कुछ शब्द है, स्वास्थ्य, 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 सु, जबकि वो है स्व। स्व और सु दोनों में अंतर है, स्व सु दोनों में अंतर है भाई। स्वागत, स्वप्न, स्वर्ण, स्वचालित, स्वाध्याय, और स्वाभाविक, स्वार्थ, स्वांग का तुम स्वांग रचाए हो, स्वांग, स्वांग फिर गलत हो जाएगा, स्वांग शब्द है, स्वांग नहीं, ठीक। स्वभाव, स्वभाव, ये तो खूब बोला जाता है गांव में। जब भी स्वभाव बोलने की नौबत आएगी तो स्वभाव ही बोला है, तो उसका स्वभाव बहुत बढ़िया है, तो स्वभाव नहीं है वो, स्वभाव है, खुद का भाव है, तो स्वभाव बोलते हैं। स्वल्प आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें स्व के स्थान पर सु का भ्रम होता है। स्व की जगह पे क्या बोल जाते हैं? सु बोल जाते हैं। तो ये गलती करने से भी बचना है, जहां पे स्व है वहां पे स्व ही बोले। हालांकि संधि में सु बदलकर स्व होता है, अभी आप संधियां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जैसे सुधन आगत बराबर स्वागत, तो चलो स्वागत को स्वागत भी कह दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम जो शब्द बना वो ठीक ही है, उसका अर्थ भी सेम निकल रहा है। लेकिन ऐसा हर बार तो होता नहीं, हर बार सु स्वा बन जाए, कभी स्वा स्वा ही होता है। स्वा माने खुद होता है, सु माने अच्छा होता है, दोनों चीजें अलग अलग है ना। सु माने अच्छा और स्वा माने खुद, स्वयं। ऐसे ही एग्जाम्पल यहां मैंने दे दिया है, देखो कभी तो ऐसा हो जाता है कि सु प्लस आगत बराबर स्वागत, चलो ठीक है, इसको थोड़ा गलत भी बोल दिया तो चलेगा, लेकिन स्वधन अर्थ, अब यहाँ पे तो सु और अर्थ नहीं होगा, सुअर्थ कर देंगे तो मतलब अच्छी बात हो जाएगी, स्वार्थ मतलब खुद का अर्थ हो जाएगा, और सु मतलब फिर अच्छा अर्थ हो जाएगा, अब यहाँ तो अर्थ ही बदल रहा है। तो ये याद रखेंगे कि स्व लिखते समय खासकर, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है, स्व लिखते समय खासकर ये गलती होती है कि हम स्व को स्व बोलने के बजाय सु बोल जाते हैं, जो कि नहीं होता है, जो गलत होता है, उसको नहीं बोलना है, उसको बोलने से बचना है। एक जगह और समस्या होती है, इनके उच्चारण देखो, इनके उच्चारण भी लगभग एक जैसे होते हैं, तो जब इन्हें लिखना होता है तो इन्हें लिखने में भी दिक्कत होती है। फिर मात्रा बोलते समय ये बताना पड़ता है कि छतरी वाला छा बनाना, या फिर बताना पड़ता है छतरी वाला छा बनाना, तब जाकर के अगर सही से बोल लो, उन्हें सही से बोल ही लिया जाए तो फिर गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। अब बात यह है कि बोलने वाला तो सही बोल रहा है, आपने वो सही सुनना ही शुरू नहीं किया अभी तक, आप जानते ही नहीं कि ऐसे बोला जाता तो कैसे लिखा जाता, तो फिर भी गलती करेंगे। तो दोनों को ये ज्ञान होना चाहिए, बोलने वाले को भी और लिखने वाले को भी, दोनों को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कैसे बोला जाता है। पहला है छ, दूसरा है चच, ठीक, और तीसरा है छ। छ ये याद रखेंगे, क्योंकि ये जो बना है वो कैसे बना है, का और सा से, के एस एच है, शिक्षा। जब बोलेंगे तो शिक्षा, अगर आप बोल रहे हैं शिक्षा तो ये है, ये है शिक्षा, ठीक, और ये है शिक्षा, दोनों में अंतर, उच्चारण में अंतर समझ में आया? समझ लो, जिसमें क का थोड़ा सा फोर्स होता है, जब थोड़ा सा क निकल के आएगा उसके बाद छ निकल के आएगा तो वो छतरी वाला छा होता है, ठीक, जिसमें थोड़ा सा क होगा, और जिसमें थोड़ा सा च होगा तो फिर वो सीधा सीधा छाता वाला होगा और उससे पहले च लगा होगा, ये वाली व्यवस्था होगी। जैसे शब्द है इच्छा, तो उसे इच्छा बोलेंगे, अगर उसमें छतरी वाला छा लग रहा होता तो उसे इच्छा बोलते, थोड़ा सा का आता उसमें। अब इन दोनों का उच्चारण खुद करके देख लो, पहला लिखा है शिक्षा, शिक्षा, ठीक,
दूसरा लिखा है शिक्षा, क थोड़ा सा फिर छ, इस तरह से। तो ये अंतर है दोनों में, वही लिखा हुआ अभी ये देख लो। छ एक स्वतंत्र वर्ण है, वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि छ और छ संयुक्त वर्ण है, ये दोनों संयुक्त है। संयुक्त का मतलब दोनों में दो दो जुड़े हुए हैं, दो दो मिले हुए हैं। छ का उच्चारण अकच ऐसे होता है, अ होता है, क होता है, स होता है, इतना होता है। जबकि चच का उच्चारण च और छा के रूप में होता है, ये तो बताया मैंने। अतः हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम छ से पूर्व का बल हो तो छ का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि च का बल हो तो चच का प्रयोग करते हैं। यानी थोड़ा सा क निकले तब वो आएगा, क ना निकले तो फिर च और छ का उपयोग होगा नॉर्मली। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि छ का उपयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, जबकि छ का प्रयोग देशज शब्दों में। उदाहरण देखिए, एक बात और मोटी मोटी ये है कि तत्सम शब्दों में ज्यादातर छ का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों का मतलब जो संस्कृत वाले शब्द हैं उनमें, और जो देशज शब्द होते हैं गांव देहात के शब्द, उसमें उसी छ की जगह पे ये वाला छ आ जाता है। जनरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। रूल असली बात वही याद रखो कि आपको क्या याद रखना है, का फोर्स याद रखना है। अगर का फोर्स आ रहा है तो छ का उपयोग होगा, ठीक है। देखो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ तत्सम शब्द हैं जिनमें छ का प्रयोग हुआ है, और कुछ देशज है जिनमें छ का प्रयोग हुआ है नॉर्मली। देखो तत्सम शब्द क्षेत्र, ठीक। अब क्षेत्र का जो तद्भव होता है वो होता है खेत, ठीक है। क्षति, शिक्षा, प्रतीक्षा। अब बोल के देख लो इन सारे शब्दों को, क्षेत्र, क्षति, शिक्षा, प्रतीक्षा, क्षत्रिय, अक्षय, साक्षी, लक्ष्य, निरीक्षक, नक्षत्र, परीक्षा, अधीक्षक, समक्ष, प्रत्यक्ष, अपेक्षा, उपेक्षा, समीक्षा, दीक्षा, क्षीण, शिक्षक, शिक्षिका और क्षिप्र, सभी में थोड़ा थोड़ा का आ रहा है। अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो, नहीं करेंगे तो फिर तो आएगा ही नहीं, फिर तो सीधा सीधा अच्छा बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। फिर आता है देशज में। देशज में इन्हें सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, छाता, छाती, छत, छलिया, छिटकनी, छटपटाना, छड़ी, ये सब याद रखिएगा। छछुंदर नहीं होता है, छुछुंदर होता है, ठीक, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। दोनों छापे मात्रा है छोटे ऊ की। जनरली लिखने में गलती करते हैं ना, इसको छुछुंदर बोलते ही नहीं है, छछुंदर बोलते हैं। अब छछुंदर छुछुंदर दोनों में अंतर है, एक पूरी मात्रा मिस कर रहे हो, ठीक। तो ये शब्द याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं जो जनरली परीक्षाओं में घूमते रहते हैं, वही रखे हैं। छुछुंदर शब्द होता है, ठीक, छप्पर, छाछ, छुरी, छदाम, छल, छाली, छुपाना, छपाक आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो कहां से लिए गए हैं, देशज शब्दों से, ठीक। अब एक जगह और बड़ी गलती होती है, वो गलती होती है ड़ा और ना में, वो बड़ी गलती है, ठीक। ड़ा और ना में गलती, और ड़ा और ना में ही क्या है गलती, बल्कि पूरे पंचमाक्षरों में गलती। इंग्या, णा, ना, मा, सब में गलती होती है, ठीक। इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जहां जिसका प्रयोग होना चाहिए वहां नहीं करते, दूसरे का कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर गलती कहीं होती है इनके बीच में, तो वो दो के बीच में होती है। कहां, अड़ा और ना। अब एक चीज क्लियर कर लो, दोनों के उच्चारण स्थल क्लियर कर लो, तो गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ड़ा का उच्चारण स्थल और ना का उच्चारण स्थल दोनों अलग अलग हैं। जब आप बोलते हैं तो दोनों ही पंचमाक्षर है, पंचमाक्षरों का मतलब ये नासिक है, यानी इनको बोलते समय हवा मुंह से निकलने के बजाय नाक से निकलेगी, इतना तो क्लियर है, इतना तो दोनों में। यही गलती की जड़ है, क्योंकि दोनों में सेम काम हो रहा है, लेकिन जीभ की स्थिति अलग है। बोलो दोनों शब्द, दोनों वर्ण बोलो, एक बार ड़ा बोल के देखो और ऑब्जर्व करना जीभ कहां पे लगाई थी, एक बार ना बोलो फिर ऑब्जर्व करो कि जीभ कहां पे लगाई है। क्या दोनों को बोलते समय जीभ सेम जगह पे लगी, नहीं लगी। ऐसे ही तो हुआ है, जीभ सेम जगह पे नहीं लगी। जब आप ना बोल रहे हैं तब आपकी जीभ दांत के करीब है, ना बोल रहे हैं तो आपकी जीभ दांत के करीब है, और जब आप ना बोल रहे हैं तो जीभ ऊपर है, ठीक है। ऐसा देखने को मिल रहा है, मूर्धा में है। तो जब जीभ ऐसी स्थिति में, यानी वायु अंदर से आए और वायु की टक्कर देनी पड़े मूर्धा पे और निकालनी पड़े नाक से, तो होता है ड़ा।
और अगर वायु की टक्कर देनी पड़े दांत पे और निकालनी पड़े नाक से तो होता है ना। दोनों में ये अंतर है, क्योंकि ड़ा उस पंक्ति में आता है जो पंक्ति मूर्धन्य है। ड़ा उसी में तो आता है, टा ठा डा डा ड़ा। फिर ना किस में आता है, ता था दा दा ना, दांत वाले में आता है, दंत वाले में आता है दोनों नासिक, लेकिन ना दंत नासिक है और ना मूर्धन नासिक है। ऐसा ही तो है। तो दोनों में एक बेसिक सा अंतर है। अब देख लो, इन दोनों वर्णों में भ्रम उत्पन्न करने का कारण है सावधानी पूर्वक उच्चारण ना करना। ये बड़ा कारण है कि हम सही से उच्चारण नहीं करते, और ज्यादातर गलती होने के कारण उच्चारण ही है। जब आप उच्चारण सही नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि फिर आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दोनों नासिक के व्यंजन है। बताया दोनों में हवा कहां से निकलती है, नाक से निकलती है। नासिक दोनों है, किंतु ड़ा के उच्चारण में वायु मूर्धा को छूती हुई नाक से निकलती है। ये तो हो रहा था, जीभ कुल ऊपर जा रही थी। और ना के उच्चारण में वायु दंत को छूती हुई नाक से बाहर निकलती है। ऐसे ही तो होता है। अब सामान्यतः एक नियम है, बस ये याद कर लो तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। उतना तो हर बार, हालांकि एक प्रश्न आएगा तो इतना करके भी देख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। रेर, रा और सा, इनके बाद ड़ा का प्रयोग होता है। अगर ये आए हुए हैं कहीं तो इनके बाद ड़ा आएगा। ठीक, ना की जगह पे ना नहीं आएगा। किंतु मध्य में कोई स्वर वर्ण, क वर्ण, प वर्ण या वहा आ जाए तो ना का प्रयोग हो जाता है। ये कंडीशन से याद रखनी है। बीच में अगर इनमें से कोई आ जाए तो फिर ना का प्रयोग होगा, अन्यथा ड़ा का प्रयोग होगा। उदाहरण देख लो, आगे उदाहरण देखकर मनन करें। देखो भाई उदाहरण देख लो, ड़ा का प्रयोग पहले देख लो। शरण, मैंने तीन तीन वर्ण बताए आपको, तीन वर्ण बताए कौन से, रीर, रा और सा। देखते जाना। शरण, रा के बाद ड़ा आया है। ठीक, मरण, रा के बाद ड़ा आया है। हरण, रा के बाद ड़ा आया। कण और फण, इन दो को छोड़ दो। ठीक, आगे देखो, वो सामान्यतः आया है, ऐसा सामान्यतः होता है। रा के बाद ड़ा आया है, रा के बाद ड़ा है। फिर रमण, इसमें मां के बाद ड़ा आया है, लेकिन ये कंडीशन याद रखें कि स्वर नहीं बीच में होना चाहिए, का नहीं होना चाहिए। ये वाले, ये कंडीशन है, वो नहीं होना चाहिए। भ्रमण, भूषण, आभूषण देखो सा के बाद आ रहा है जनरली। दर्पण रा के बाद आ रहा है। आकर्षण रा के बाद, सा के बाद आ रहा है। यण, ठीक, अनुसरण, चरण, इन सभी में ना का प्रयोग सामान्य है, इनका कहीं भी होता है। अब देखो, णा का प्रयोग टा वर्गीय व्यंजनों यथा घंटा, झंडा, अंडज आदि के साथ एवं ना का प्रयोग ता वर्गीय व्यंजनों यथा शांत, अंदर, ग्रंथ आदि के साथ होता है। एक बात और याद रखनी है, ये पूर्व वाला मामला है। अगर पीछे कोई ऐसा वर्ण दिया जाए जो टा वर्ग का हो तो फिर णा का प्रयोग होगा, और पीछे ऐसा दिया जाए जो कि ता वर्ग का हो तो फिर ना का प्रयोग होगा। हालांकि इस तरह के ऐसे शब्द होते हैं, इनको सही से समझ लो। थोड़ा एक रूल होता है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि इंग्या, वा, ड़ा, ना और मा, ये पांचों जो हैं वो एक ही हैं, तो इनका उपयोग कहां पे करना चाहिए, ये बड़ी समस्या है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा दिनांक, ऐसे तो लिखा है दिनांक, तो ये जो दिनांक लिखा है इसमें हमने पॉइंट लगा दिया अनुस्वार, और इनमें से अब ये पांचों हो सकते हैं, कोई सा भी होगा। ठीक, दरअसल इसको अगर सही से लिखना है तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए, ये सही लिखा है दिनांक। अब नियम क्या है वो समझ लो। जब अनुस्वार का उपयोग करना हो, बिंदु का, ठीक, अनुस्वार का उपयोग करना हो तो ये पांचों का उपयोग होता है। इन्हीं की जगह पे, इन्हीं के बदले में तो अनुस्वार होता है। तो ये याद रखें कि पीछे वाला वर्ण कौन सा है, जहां पे उपयोग हो रहा है उसके ठीक बाद वाला वर्ण कौन सा है। तो पहली लाइन का अगर है काका गागा इंग्या, इंग्या पहली लाइन में तो आता है, तो फिर इंग्या का उपयोग होगा, यानी का हो, खा हो, गा हो, घा हो, तो इंग्या का उपयोग होगा। चा, छा, जा, झा हो तो वहां का उपयोग होगा। टा, ठा, डा, ढा हो तो ड़ा का उपयोग होगा। ता, था, दा, धा हो तो ना का उपयोग होगा। और पा, फा, बा, भा, मा हो, बा, भा हो
तो मां का उपयोग होगा। जैसे क्या लिखा है, संभव। अब इसको आपको वर्ण के साथ लिखना है, अनुस्वार के साथ नहीं लिखना। तो अगर वर्ण के साथ लिखना है तो आप लिखेंगे मां का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद भा आया, भा मां वाली लाइन का है। ठीक, मां बना सकते हैं, मां बनेगा, बना कह सकते हैं, बनेगा, ज्यादा शुद्ध यही लिखा है। अनुस्वार तो ये क्लियर नहीं होने देता कि हम 5 में से कौन से वाले हैं, और ये अगर वर्ण आप बना देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि यही वाला है। जैसे एक और शब्द देख लो, शब्द होता है किंचित। ठीक है, किंचित। अब इसको अगर बिल्कुल सही लिखेंगे, एग्जैक्ट, तो ये लिखा जाएगा किंचित। क्यों, चा आया हुआ है, तो चा आया हुआ, चा वाली लाइन में पांचवा कौन सा होता है, वहां होता है, तो वहां लगाएंगे। एक और शब्द ऐसा ही है, अंजलि। इस तरह से लिखेंगे सही से। जनरली हम ऐसे लिख देते हैं ना, अंजलि, ऐसे लिख देते हैं, गलत है। ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सुइटेबल है। तो एक बात याद कर लो कि जो पंचमाक्षर है उसका उपयोग कैसे करते हैं, अपनी अपनी लाइन में करते हैं। का वाली लाइन के साथ इंग्या का, चा वाली लाइन के साथ वहां का, टा वाली लाइन के साथ ड़ा का, ता वाली लाइन के साथ ना का, और पा वाली लाइन के साथ पूरे के साथ मां का उपयोग करते हैं। जनरली पांचों के साथ हम एक काम और कर सकते हैं कि पांचों को अलग अलग यूज करने के बजाय हम सीधा एक बार अनुस्वार लगाएं, बात खत्म। केवल अनुस्वार लगा के भी काम हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो इतना ही रखें, आज के लिए इतना पर्याप्त हो गया। बचे हुए रूल्स हम लोग कल देखेंगे। ये कुछ शुरुआत के चैप्टर हैं, 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको गौर से पढ़